ओके सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज उदेश सोमन और आज मैं प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ इवैल्यूएशन ऑफ मॉडल फॉर क्लासिफिकेशन टाइप प्रॉब्लम्स के लिए। तो जब भी हम किसी क्लासिफिकेशन पर्पस से मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का यूज करते हैं तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि हमारे रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं, सही आने का कितना प्रोपोर्शन है, गलत आने का कितना प्रोपोर्शन है। तो इसके लिए हमें कुछ इवैल्यूएशन मेट्राइसेस की जरूरत होती है और वो इवैल्यूएशन मेट्राइसेस या इवैल्यूएशन पैरामीटर्स आज इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन टू डेटा वी आर यूजिंग। सो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं टाइटैनिक सर्वाइवल डेटा। टाइटैनिक जो डूबा था उसमें कितने लोग सरवाइव करे हैं और उनके क्लास, उनके पैसेंजर क्लास, उनके टिकट के चार्जेस, वो लोग सिंगल हैं या फिर कपल्स में हैं या फिर उनके बच्चे हैं, कोई रिलेटिव्स हैं क्या। और इस टाइप के डेटा के बेस पे हमें ये प्रिडिक्ट करना है कि कोई गिवन पैसेंजर सरवाइव करता है या नहीं। तो इन केस वो सरवाइव करता है तो 1 यस, इन केस वो सरवाइव नहीं करता है तो 0 नो। अब इसमें क्योंकि ऑब्जर्वेशंस कम है, ये बहुत स्मॉल, बहुत छोटा डेटा सेट है 891 इंस्टेंसेस के साथ। इस प्रॉब्लम में मैं डिस्कस इस प्रॉब्लम का जो डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा उसमें मैं लॉजिस्टिक रिग्रेसर और रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर इनका यूज करके प्रिडिक्शंस निकालने वाला हूँ और उनके ऊपर इवैल्यूएशन मेथड्स का यूज करने वाला हूँ, ये देखने के लिए कि हमारा मॉडल किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। इसके साथ ही क्योंकि ये एरर्स को देखने के लिए तो मैंने हमारे जो एल्गोरिदम्स हैं इनको ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं किया है। उन्हें नॉर्मल ही रहने उन्हें नॉर्मल परफॉर्मेंस पे ही रहने दिया, बेसलाइन परफॉर्मेंस पे ही, ताकि हम अच्छे से किस तरह से एरर आ रही हैं उनको अच्छे से देख सकें। मूविंग ऑन, किसी भी क्लासिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट या फिर सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे बेसिक पैरामीटर जो होता है चेक करने के लिए कि हमारे रिजल्ट कैसे आ रहे हैं वो होता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स से ही आगे के जितने पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि ट्रू पॉजिटिव रेट, फॉल्स पॉजिटिव रेट, प्रिसीजन, रिकॉल, स्पेसिफिसिटी, ये सब F1 स्कोर, ये सब इसी से कंफ्यूजन मैट्रिक्स से ही डिराइव किए जाते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स सिंपली हमारी जो एक्चुअल वैल्यूज और प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं उनको आपस में कंपेयर करके एक मैट्रिसेस में प्लॉट कर देता है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस को कितने वोट्स किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो अगर हमारा एक्चुअल में नेगेटिव है और वो प्रिडिक्टेड भी नेगेटिव हुआ है तो वो इस बॉक्स में आएगा। आप देख सकते हैं एक्चुअल नेगेटिव एंड प्रिडिक्टेड नेगेटिव, तो वो फर्स्ट बॉक्स में आएगा। ये एक्चुअल पॉजिटिव एंड प्रिडिक्टेड पॉजिटिव हमारा लास्ट बॉक्स में आया है। उसी तरह ये एक्चुअल पॉजिटिव बट प्रिडिक्टेड नेगेटिव और उसी तरह एक्चुअल नेगेटिव बट प्रिडिक्टेड पॉजिटिव। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए है। अगर आप और भी करते हैं और भी क्लासेस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स मिलेगी वो n स्क्वायर टाइम्स होगी, मतलब उसमें n स्क्वायर बॉक्सेस होंगे। इसके अलावा कंफ्यूजन मैट्रिक्स में एक और चीज जानने की है कि अगर आपको डायरेक्ट देखना है कि आपके कितने करेक्ट प्रिडिक्शंस हैं तो आप सिंपली प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है, प्रिंसिपल डायगोनल मतलब ये जो डायगोनल आता है हमारे किसी भी कंफ्यूजन मैट्रिक्स का, हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। तो उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल रहेगा उसके ऊपर आपको प्रिडिक्शंस कितने मिल जाएंगे, कितने प्रिडिक्शंस करेक्ट हुए हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद हमारा आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी एक बहुत बेसिक मेजर है कि कितने हमारे सही प्रिडिक्शंस मिले हैं फ्रॉम ऑल द प्रिडिक्शंस, पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर, हमें कितने ट्रू प्रिडिक्शंस मिले, कितने सही प्रिडिक्शंस मिले हैं। सिंपल फॉर्मूला है ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ऑल द इंस्टेंसेस। उसके अलावा बट एक बात है कि अगर आपका डेटा सेट बैलेंस अगर आपका डेटा सेट इम्बैलेंस्ड है तो एक्यूरेसी उतना अच्छा पैरामीटर नहीं है, क्योंकि कंसीडर द केस अगर आपके पास 99% डेटा एक क्लास का है और दूसरी क्लास का डेटा सिर्फ 1% है, और अगर वो फर्स्ट क्लास में ही पूरा सारे प्रिडिक्शंस को फर्स्ट क्लास का ही बता दे,
सारे प्रिडिक्शंस को क्लास 0 का ही बता दे, तो आपको 99% एक्यूरेसी मिल जाएगी, बट आप 1 को प्रिडिक्ट कर ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए एक्यूरेसी स्कोर इम्बैलेंस डेटा सेट्स के लिए तो वैलिड नहीं है। एक्यूरेसी के साथ साथ आपको बाकी के भी जो वैलिडेशन पैरामीटर्स हैं, मॉडल इवैल्यूएशन के पैरामीटर्स हैं, उन्हें देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो क्रॉस वैलिडेशन स्कोर रहता है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मैंने क्रॉस वैलिडेशन स्कोर एक्यूरेसी के लिए लिया है, तो वही करेगा वो क्रॉस वैलिडेशन स्कोर। हमारा जो डेटा है उसको n सबसेट्स में डिवाइड करेगा, किसी एक सबसेट को टेस्ट सेट रखेगा, बाकी के सेट्स के ऊपर हमारे मॉडल को ट्रेन करेगा, और उससे टेस्ट डेटा के ऊपर लगा के जो भी हमने इवैल्यूएशन स्कोर दिया वो स्कोर निकालेगा। और उससे हमने जितने भी सबसेट्स में डिवाइड किया है, जैसे हमने 5 लिया है, 5 फोल्ड सबसेट लिए हैं, तो हमें 5 वैल्यूज मिल जाएंगी और उनका मीन वैल्यू जो है वो हम ले सकते हैं। किसी भी गुड मॉडल के लिए एक्यूरेसी, ऐसे तो भले ही एक्यूरेसी मॉडल इम्बैलेंस्ड हो या बैलेंस्ड हो, बट एक्यूरेसी सर्टेनली हाई एक्यूरेसी होनी चाहिए। और उसके साथ ही क्रॉस वैलिडेटेड एक्यूरेसी, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्यूरेसी लिया है क्रॉस वैलिडेशन में, तो क्रॉस वैलिडेटेड एक्यूरेसी भी लगभग ओरिजिनल एक्यूरेसी के आसपास ही आनी चाहिए। मूविंग ऑन, प्रिसीजन एंड रिकॉल। हमारे किसी भी क्लासिफिकेशन टाइप मॉडल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन पैरामीटर्स यही दोनों होते हैं, प्रिसीजन। Suman, you are not audible, Suman. Suman? हेलो। हाँ अभी ठीक है, वापस शेयर करो। सर कहाँ से रुक गया था, मैं वहीं से कर देता हूँ। डिसीजन रिकॉल सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, वहां से करना। अच्छा, हाँ ठीक है सर, एक आध सेकेंड का ही गया बस। शेयर करो स्क्रीन। हाँ तो स्क्रीन करो। हाँ, ठीक ओके, है। स्क्रीन विजिबल है मेरी? या ओके, सो हमारे किसी भी क्लासिफिकेशन टाइप प्रॉब्लम के लिए प्रिसीजन एंड रिकॉल जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट स्कोर्स होते हैं। प्रिसीजन हमें बताता है कि जितने भी हमें पॉजिटिव वैल्यूज मिली है, प्रिडिक्ट जितनी भी वैल्यूज प्रिडिक्ट की गई हैं पॉजिटिव, उनमें से हमारी एक्चुअल पॉजिटिव वैल्यूज कितनी उनमें से हमारी एक्चुअल पॉजिटिव वैल्यूज कितनी हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो भी पॉजिटिव क्लासिफाई हो जाती हैं। तो प्रिसीजन वैल्यू हमें ये बता देगा कि हमारी एक्चुअल पॉजिटिव वैल्यूज कितनी थी वर्सेस हमें कितनी पॉजिटिव वैल्यूज मिल रही हैं। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, ट्रू पॉजिटिव्स अपॉन ट्रू पॉजिटिव्स प्लस फॉल्स पॉजिटिव्स। रिकॉल भी उसी तरह काम करता है, बट रिकॉल हमें ये बताता है कि जितने भी इंस्टेंसेस हमारे पॉजिटिव क्लासिफाई होने चाहिए थे, जितने भी इंस्टेंस हमारे पॉजिटिव क्लासिफाई होने चाहिए थे, उनमें से कितने सही में पॉजिटिव क्लासिफाई हुए हैं। तो ये जो ट्रू पॉजिटिव्स अपॉन ट्रू पॉजिटिव्स प्लस फॉल्स नेगेटिव मतलब एक्चुअल में उन्हें पॉजिटिव होना चाहिए था, बट हमारे एल्गोरिदम ने उन्हें उन्हें फॉल्स प्रेडिक्ट किया है। अब प्रिसीजन और रिकॉल, कई सिचुएशंस में ऐसा होता है कि हमें या तो प्रिसीजन को इंपॉर्टेंस देना होता है या फिर रिकॉल को इंपॉर्टेंस देना होता है, या फिर किसी प्रॉब्लम में दोनों का ही इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो वो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की एरर से ज्यादा प्रॉब्लम है। इनकेस अगर हम फ्रॉड वगैरह के लिए करते हैं, फ्रॉड वगैरह का एनालिसिस करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर फ्रॉड पॉजिटिव है और उसको नेगेटिव क्लासिफाई कर दिया जाए तो वो अ, हमारे लिए सही नहीं होगा। तो इस केस में हम लोग रिकॉल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। सिमिलरली प्रिसीजन का स्कोर उस केसेस में हम ज्यादा यूज कर सकते हैं जहां पे किसी चीज को अगर हम किसी चीज को पॉजिटिव बता दें तो उसके ऊपर
हमें एक्सपेंडिचर ज्यादा लगाना, उसके ऊपर हमें एक्सपेंडिचर लगाना, कई बार हम एरर या फिर फॉल्ट देखने के लिए अगर मशीन लर्निंग का यूज करें तो हम अननेसेसरली जो चीज सही है उसको भी, उसके ऊपर भी उसके भी फॉल्ट को करेक्ट करने के लिए स्पेंड कर रहे होंगे, तो उस केस में हम प्रिसीजन स्कोर को देखेंगे, प्रिसीजन स्कोर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, किस टाइप का आपको किस टाइप का क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम दिया है, और उसमें किस टाइप के एरर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, किस टाइप का एरर आप किस टाइप का अवॉइड करना चाहते हैं। उसके बेसिस पे हम प्रिसीजन या फिर रिकॉल लेंगे, या फिर बेटर रहेगा कि दोनों के ही कॉम्बिनेशन मिले। मूविंग ऑन। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है, प्रिसीजन और रिकॉल का कॉम्बिनेशन, वो हमें मिल जाता है F1 स्कोर। तो F1 स्कोर बेसिकली होता है प्रिसीजन और रिकॉल का हार्मोनिक मीन। आपको अगर अच्छा मॉडल चाहिए है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको F1 स्कोर ज्यादा ही लगेगा। F1 स्कोर आपका जितना अच्छा होगा उतना आपका मॉडल अच्छा होगा। अब जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि गिवन द सिचुएशन आपको प्रिसीजन या फिर रिकॉल दोनों में से किसी एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ सकता है। तो उसके लिए उस केस में हम डायरेक्ट F1 यूज करने की बजाय एफ बीटा स्कोर का यूज कर सकते हैं। तो एफ बीटा स्कोर का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, और इसमें अगर आपको प्रिसीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है तो आप बीटा की वैल्यू 2 सेट कर दीजिए। अगर आपको रिकॉल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है तो 0.5 सेट कर दीजिए बीटा की वैल्यू। सिंपल है। एफ वन स्कोर को के लिए F1 स्कोर क्योंकि सिर्फ प्रिसीजन और रिकॉल का कॉम्बिनेशन है, हार्मोनिक नहीं है, तो उसमें अलग से कुछ बताने के लिए तो नहीं है। बट वन थिंग टू कीप इन माइंड इज दैट फॉर अ गुड मॉडल F1 स्कोर शुड बी हाई। मूविंग ऑन। लॉग लॉस। क्योंकि हमारे जो ज्यादातर क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स हैं वो हमें क्लासिफिकेशन प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज में देते हैं, एंड गिवन द थ्रेशोल्ड, जैसे किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0.1 आई और हमारा थ्रेशोल्ड सेट है कि 0.5 के ऊपर 1 देना है, 0.5 के नीचे 0 देना है। तो अगर 0.1 प्रोबेबिलिटी आती है तो उसको 0 क्लासिफाई किया जाएगा। तो इस तरह हमारा जो कोई भी एल्गोरिदम होता है, क्लासिफायर एल्गोरिदम, वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करता है। तो अब हमें ये देखना है कि अगर उसने 0 क्लासिफाई किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से कितनी दूर थी, या फिर अगर 1 क्लासिफाई किया तो 1 से कितनी दूर थी। लॉग लॉस उसी का एस्टिमेट है। लॉग लॉस सिंपली जो भी प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट होती है उसको ओरिजिनल वैल्यू जो है, जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है, उससे सब्ट्रैक्ट कर देता है। अगर मान लीजिए 0.4 प्रिडिक्ट हुई है तो 0 से सब्ट्रैक्ट करेगा, 0.6 प्रिडिक्ट हुई है तो 1 से सब्ट्रैक्ट करेगा और उसका सम कर देगा। ये लॉग लॉस का फॉर्मूला है, मैंने उसको थोड़ा सा सिंपल तरीके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और सिंपल सी बात है, क्योंकि ये एक लॉस पैरामीटर है तो इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना हमारा मॉडल अच्छा होगा। मूविंग ऑन। एयूसी आरओसी। एयूसी रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक का जो कर्व होता है, आरओसी का फुल फॉर्म रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, इसका जो कर्व होता है वो हमें बताता है कि हम फॉल्स पॉजिटिव रेट के रिस्पेक्ट में हमारा ट्रू पॉजिटिव रेट कितना बढ़ रहा है। तो अगर सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो किसी भी किसी भी अच्छे मॉडल के लिए हमारा आरओसी कर्व जो सेंटर लाइन दी है, ये 50% वाली लाइन दी है, इसके ऊपर होना चाहिए। और हमारी जो एयूसी की वैल्यू आ रही है, एयूसी मीन्स इस कर्व के अंडर में जितना एरिया आ रहा है, वो एज क्लोज टू 1 एज पॉसिबल, 1 के जितना पास होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ये ये वाला जो मैंने आरओसी कर्व प्लॉट करके दिखाया हूँ वो एक्चुअल में मल्टी क्लास मॉडल के लिए है। तो इसमें आरओसी कर्व प्लॉट होते समय ये आरओसी कर्व्स आप अलग अलग टाइप से ही प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जहां पे दिया है वी कैन प्लॉट n नंबर ऑफ आरओसी कर्व्स फॉर n नंबर ऑफ क्लासेस यूजिंग वन वर्सेस ऑल मेथोडोलॉजी। सो इफ यू हैव
3 क्लासेस नेम एक्स वाई जेड, अगर आपके पास 3 क्लासेस हैं तो आप एक एक कर्व प्लॉट कर सकते हैं एक्स के लिए, एक कर्व कर सकते हैं वाई के लिए, और एक कर्व कर सकते हैं जेड के लिए। एक्स और उसके बाद एक्स अगेंस्ट वाई। अगर आपके एक्स है तो एक्स के वाई वाई के बढ़ने या कम होने से, वाई के प्रिडिक्शंस बढ़ने या कम होने से एक्स के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, जेड के प्रिडिक्शंस बढ़ने या कम होने से एक्स के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, और वैसा ही वाई और जेड के लिए भी। तो इस तरह आप किसी भी एक प्रॉब्लम के लिए, मतलब किसी भी मल्टी क्लास प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे आरओसी प्लॉट कर सकते हैं। अगर इनकेस आप बाइनरी क्लासिफिकेशन करें तो ऑब्वियसली आपको सिंगल आरओसी कर्व मिलेगा, और उतना ही आपको ध्यान में रखना है कि उसका जो आरओसी स्कोर या फिर एरिया अंडर द कर्व जो हम निकालते हैं वो हमें जितना क्लोज टू 1 मिले, जितना 1 के आसपास मिले उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, उतना हमारा मॉडल बेटर परफॉर्म करेगा। सुमन, इसमें एक बात और ऐड करने की है। जैसे पीछे जाओ तो ये जो डॉटेड लाइन है इसके अंदर जो एरिया होता है वो 0.5 होता है। तो एयूसी का जो मिनिमम वैल्यू है वो 0.5 होता है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होता है। तो 0.5 अगर हमारा वैल्यू आ रहा है तो हमारा मॉडल मतलब बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मतलब हमारा वैल्यू है 0.5 और 1 के बीच में आना चाहिए, और 1 के जितना करीब हो उतना हमारा जो है मॉडल अच्छा कहलाएगा। यस सर। ओके, शैल आई कंटिन्यू? श्योर, प्लीज गो। ओके, के अलावा कंफ्यूजन मैट्रिक्स से ही हम और भी कई तरह की वैल्यूज डिराइव कर सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए तो नहीं है, बट मैंने सिंस फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ लर्निंग मैंने इस स्लाइड में इंक्लूड कर दिया। तो जब आपको स्लाइड्स मिलेगी तो आप बाकी के भी फॉर्मूले देख सकते हैं, हम और कौन कौन सी चीजें इवैल्यूएशन के लिए यूज कर सकते हैं। इनकेस अगर ये बिल्ट इन ना मिले तो फॉर्मूला है ही, आप आराम से इसको कोड कर सकते हैं। सारी वैल्यूज आपको जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है उसमें से मिल जाएंगी। अब फाइनली नोइंग कि अगर हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई हैं तो मैं एक सिंपल सम अप कर देता हूँ कि आपको किस तरह से अपने मॉडल को इवेल्युएट करना है, या फिर आपको 2 या 3 मॉडल मिले तो आप किस तरह से कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, आप एक्यूरेसी तो आपको लेना ही है, भले ही इम्बैलेंस हो या ना हो, बट एक्यूरेसी फिर भी देखनी चाहिए। तो एक्यूरेसी आपको जितनी हाई मिले उतना अच्छा रहेगा। और ये बहुत प्राइमरी मॉडल इवैल्यूएशन टेक्निक है, तो इसे एज अ बेसलाइन इंक्लूड करना ही चाहिए। सेकेंड, क्रॉस वैलिडेशन है, तो आप क्रॉस वैलिडेशन को जितने जितने फोल्ड्स में चलाएंगे उनकी वैल्यूज आपस में एक आसपास आपस में एक दूसरे के आसपास होनी चाहिए। ज्यादा बहुत कम या बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज हमें अदरवाइज हमें बायस पता चलता है कि किसी एक डेटा के लिए मॉडल बायस हो सकता है। और जो उनका मीन निकालते हैं, जो जितनी बार हमने सीवी लगाया है उसका मीन निकालते हैं, वो हमारे एक्चुअल इवैल्यूएशन मैट्रिक, हमने जो भी इवैल्यूएशन मैट्रिक पास किया है क्रॉस वैलिडेशन में, उसके पास में होना चाहिए। प्रिसीजन एंड रिकॉल वैल्यूज इंडिविजुअली तो हाई होनी चाहिए। गिवन द टाइप ऑफ योर प्रॉब्लम, आपको जिस टाइप का प्रॉब्लम मिल रहा है उसके हिसाब से आप किसी एक को प्रायोरिटी दे सकते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है F1 स्कोर, जो भी F1 स्कोर भी हाई होना चाहिए। जितना 1 के पास रहेगा उतना आपका मॉडल अच्छा रहेगा। लॉग लॉस पैरामीटर है, तो ऑब्वियसली ये जितना कम रहेगा उतना हमारा मॉडल अच्छा रहेगा। आरओसी स्कोर आरओसी स्कोर जो या फिर एरिया अंडर द कर्व जो रहता है किसी भी आरओसी कर्व के लिए, वो एज क्लोज टू 1 या एज हाई या फिर एज क्लोज टू 1 एज पॉसिबल रहे तो वो हमारे लिए अच्छा है। एंड ऑब्वियसली 0.5 से तो ऊपर ही रहना चाहिए, अदरवाइज मॉडल अंडर परफॉर्मेंस में चला जाएगा। सो मैं कवर कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कोडिंग डेमो। तो यहाँ मैंने बाइनरी क्लासिफिकेशन ऑफ टाइटेनिक डेटा, सेम डेटा सेट के ऊपर मैंने आपको अभी बताया। तो यहाँ मैंने डेटा को इंपोर्ट कर लिया हूँ, और इसमें आप पूरा डेटा प्रोसेसिंग की स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट इस पे आता हूँ, इवैल्यूएशन पे।
तो ये हमने जितने अभी तक के स्कोर देखे उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने सिंगल इवैल्यूएशन फंक्शन बना लिया है। तो सिंपल है, यहाँ पे हमें जितने भी टाइप का इवैल्यूएशन करना है, जितने भी एरर मैट्रिक्स को देखना है, उनको मैंने इंपोर्ट कर लिया है। उसके साथ ये मैंने लगाया है एनालाइज बाइनरी, मतलब बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए एनालिसिस। आप फंक्शन का नाम ऑब्वियसली कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से। मॉडल, आप जो भी मॉडल बनाएंगे उसको ऑलरेडी फिट करने के बाद, अपने जो ट्रेनिंग डेटा है उसके ऊपर ऑलरेडी फिट कीजिए। उसके बाद इस मॉडल को आप इस फंक्शन में पास करेंगे। आपका जो एक्स डेटा है, मतलब आपके जो भी इनपुट एट्रीब्यूट्स है उनका डेटा फ्रेम, वाई डेटा आपका जो भी टारगेट एट्रीब्यूट है वो डेटा टाइटल, ये सिर्फ टाइटल देने के लिए है कि वो ट्रेनिंग, कि मैं ट्रेनिंग सेट के ऊपर लगा रहा हूँ कि टेस्टिंग सेट के ऊपर लगा रहा हूँ। पहले मैंने यहाँ पे प्रिडिक्शंस निकाल लिए हैं मॉडल डॉट प्रिडिक्ट लगा के, और उसके बाद कंफ्यूजन मैट्रिक्स इंपोर्ट कर लिया है। तो एसकेलन में जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स रहती है उसमें इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ये वैल्यूज रहती हैं। ट्रू पॉजिटिव 1 1 पे रहता है, ट्रू नेगेटिव 0 1 पे रहता है। ये रो कॉलम कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ऑब्वियसली आप चाहें तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स का एसकेलन का डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा सेम। उसके बाद यहाँ हम आ जाते हैं एक्यूरेसी सिंपल। आप एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन बिल्ट इन नहीं है, इस एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन बिल्ट इन है, तो उसमें आप आपका एक्चुअल डेटा और प्रिडिक्टेड डेटा दोनों पास कर दीजिए, आपको एक्यूरेसी स्कोर मिल जाएगा। प्रिसीजन स्कोर के लिए भी सेम है। रिकॉल स्कोर को सेंसिटिविटी भी कहते हैं, तो मैंने यहाँ सेंसिटिविटी नाम दिया है। रिकॉल स्कोर आप कॉल करेंगे, जो एसकेलन में उसके लिए फंक्शन अवेलेबल है वो रिकॉल स्कोर के नाम से है। तो रिकॉल स्कोर कॉल कर लीजिए, उसमें आपको एक्चुअल डेटा और प्रेडिक्टेड डेटा देना है, ये मिल जाएगा। स्पेसिफिसिटी, जैसा मैंने सेंसिटिविटी बताया उसी टाइप का पैरामीटर है, बट ये ट्रू नेगेटिव डेटा के लिए है। तो हमारे जो नेगेटिव इंस्टेंसेस क्लासिफाई होते हैं उनमें से एक्चुअल में कितने नेगेटिव हैं वर्सेस कितने नेगेटिव प्रिडिक्ट हुए हैं, ये देखने के ये देखने के लिए स्पेसिफिसिटी स्कोर होता है। मैंने यहाँ इंक्लूड कर लिया F1 स्कोर, तो F1 स्कोर के लिए भी बिल्ट इन है। इसमें आप सिर्फ आपका एक्चुअल डेटा और प्रिडिक्टेड डेटा पास कीजिए, आपको मिल जाएगा। यहाँ क्रॉस वैलिडेशन मैंने किया है, क्रॉस वैलिडेशन के जितने स्कोर रहते हैं वो मिल जाएंगे। स्कोरिंग टाइप एक्यूरेसी दिया है मैंने यहाँ पे, और फिर उसके बाद सीवीएम में मैंने इसका मीन ले लिया है। जो भी हमारे क्रॉस वैलिडेशन से हमें, हम जितने भी फोल्ड देंगे, यहाँ मैंने 5 दिया तो हमें 5 अलग अलग ट्रेनिंग टेस्टिंग सेट्स के कॉम्बिनेशन में स्कोर मिल जाएंगे एक्यूरेसी के। तो उसका मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मीन ले लिया है। लॉग लॉस के लिए भी बिल्ट इन फंक्शन है, उसको भी आप कॉल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। और यहाँ मैंने जो हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की वैल्यूज के लिए डेटा फ्रेम बना लिया है ताकि उसको विजुअलाइज अच्छे से कर सकें। ये मैंने सारी यहाँ पे सारी वैल्यूज प्रिंट करा दी हैं, और जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है उसको हीट प्लॉट के थ्रू, हीट मैप जो होता है हमारा सीबॉन में, उसके थ्रू प्लॉट कर लिया, तो हमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स मिल जाए, कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखने के लिए अच्छे से मिल जाएगा। और आरओसी कर्व के लिए फॉल्स पॉजिटिव रेट और ट्रू पॉजिटिव रेट, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया इस लाइन में। तो वाई डेटा जो हमारा एक्चुअल डेटा है वर्सेस प्रिडिक्टेड डेटा, आरओसी कर्व में हमें प्रोबेबिलिटी वैल्यूज को पास करना होता है, तो आरओसी वैल्यूज के लिए एक और बार आप मॉडल से प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी कर लेंगे। प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी और उसका फर्स्ट कॉलम, ऑल ऑल सैंपल्स एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसमें आपको सारी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज मिल जाएंगी आपके डेटा के लिए। तो वही आप आरओसी कर्व फंक्शन में वाई डेटा और वाई प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में जो प्रिडिक्शंस मिले हैं वो आप इसमें पास कर देंगे, और सिंपल उसका आरओसी एयूसी कर्व बन जाएगा। आरओसी एयूसी स्कोर ऑलरेडी बिल्ट इन है, तो वही आप कॉल कीजिए। इसमें भी आपको प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्शंस डालने हैं, आपके प्रिडिक्शन जो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज में आए वो सिंपल मैंने यहाँ सब प्लॉट्स में इनको अरेंज कर लिया है हीट मैप को, और सीबॉन लाइन प्लॉट के थ्रू मैंने इसको प्रिंट करा लिया है हमारा आरओसी कर्व।
उससे तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट करने का एक बिल्ट इन फंक्शन भी आता है, इतना सब करने का जरूरत नहीं पड़ता है, उसमें डायरेक्ट फंक्शन कॉल करो प्रिंट हो जाता अच्छा, तो क्या अगर आपको अगर बिल्ट इन फंक्शन यूज करना है, तो ऑब्वियसली आप वो भी कंफ्यूजन मैट्रिक्स का बिल्ट इन फंक्शन भी है। यूज कर उसका सकते हैं नाम शायद प्लॉटिंग ऐसा का। कुछ होता है, प्लॉट कंफ्यूजन मैट्रिक्स ऐसा कुछ नाम होता है, थोड़ा R&D करना पड़ेगा, पर होता अच्छा, जरूर है फंक्शन। ओके। सो अगर आपको यूज करना है तो आप सिंपल इसी फंक्शन में कोड को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। वो जो प्लॉटिंग का फंक्शन है उसको कॉल कर लीजिए यहाँ पे हीट मैप की बजाय। मैंने यहाँ पे हीट मैप के थ्रू प्लॉट किया है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं जो बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल है कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट करने के लिए। फिर सिंपल मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल बनाया है और ट्रेनिंग डेटा के ऊपर ये एनालाइज ट्रेनिंग डेटा पहले फिट करना जरूरी है क्योंकि हमारा फंक्शन अलग से फिट नहीं करता है। फिट करना जरूरी है। फिट करके मैंने उसको एनालाइज कर दिया, तो हमें जितने स्कोर्स डिस्क्राइब किए वो पूरे मिल जाएंगे। यहाँ पे करेक्ट प्रिडिक्शंस आप देख सकते हैं 571, फॉल्स पॉजिटिव्स फॉल्स नेगेटिव्स भी आ गए। एक्यूरेसी, क्रॉस वैलिडेटेड एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, F1 लॉग लॉस और ROC AUC स्कोर, ये सब आपको मिल जाएगा। और ये आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी प्लॉट हो जाएगा और आपको ROC AUC का कर्व भी मिल जाएगा। ये आप इसी सिंगल फंक्शन से सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि हमारे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स को प्लॉटिंग करने के लिए एक और बिल्ट इन फंक्शन होता है, तो obviously उसको भी आप यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ कंफ्यूजन मैट्रिक्स की जो सबप्लॉट एक्सिस है उसमें वो वाला फंक्शन को पास करना पड़ेगा जो बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल है। और उसी मैंने टेस्ट डेटा की कॉल किया है यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने सेम डेटा को रैंडम फॉरेस्ट के ऊपर भी ट्राई किया है। तो रैंडम फॉरेस्ट में आप देख सकते हैं करेक्ट प्रिडिक्शंस बढ़ गए हैं, हमें फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव दोनों कम हो गए हैं और एक्यूरेसी भी अच्छी मिली है और उसके साथ साथ प्रिसीजन और सेंसिटिविटी स्कोर भी अच्छा मिला है। ऑब्वियसली रैंडम फॉरेस्ट थोड़ा अच्छा एल्गोरिदम है क्लासिफिकेशन के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन के कंपैरिजन में, तो उसका यूज किया है। फिर जैसे कल हमने देखा था कि आप किसी गिवन सेट फीचर्स के लिए अगर आप कुछ फीचर्स सिलेक्ट कर लेते हैं और आपको देखना है कि किसी गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स के लिए आपको कितना स्कोर मिल रहा है, तो हमने लास्ट लेक्चर रिग्रेशन के लिए जो मॉडल इवैल्यूएशन में देखा था उसी को मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। सो जो फीचर इंपॉर्टेंस स्कोर बिल्ट इन फंक्शन होता है उसके थ्रू मैंने इंपॉर्टेंस स्कोरिंग निकाल ली है और उसको प्लॉट करा दिया हूँ। तो ये हमें अलग अलग फीचर्स के लिए हमारे इंपॉर्टेंस स्कोर मिल गए हैं। क्योंकि कॉम्बिनेशंस में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हमें मिल जाएंगे और उनको प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 बेस्ट फीचर्स लिए हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सिचुएशन यू आर फेसिंग। आपको जिस टाइप का प्रॉब्लम है, आपको जितने फीचर्स की जरूरत है उस हिसाब से आप अपने कितने फीचर्स सिलेक्ट करना है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। तो यहाँ पे इनका स्कोर जैसे जो टॉप 5 है ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। सो ये टॉप 5 हैं: सेक्स फीमेल, सेक्स मेल, फेयर, पैसेंजर क्लास एंड एज। तो वो सारे फीचर्स मैंने यहाँ बेस्ट फीचर में ले लिया हूँ, बेस्ट फीचर डिक्शनरी में, बेस्ट फीचर लिस्ट में। और एक्स जो हमारा था इनपुट एट्रीब्यूट्स में मैंने सिर्फ ये जो हमारे सिलेक्टेड 5 फीचर्स है उन्हीं को लिया है। और वाई तो हमारा टारगेट एट्रीब्यूट है तो वो सेम रहेगा। जो मैंने सबसेट्स वाला बताया था, जो पाइथन में बिल्ट इन होता है इटरेशंस पैकेज, उसमें इटरेशंस डॉट कॉम्बिनेशंस होता है, तो उसका आप यूज करेंगे तो आपको ये सारे सबसेट्स मिल जाएंगे। मैंने सिर्फ बेस्ट फीचर की लिस्ट पास कर दी है इसमें और आपको सारे सबसेट्स मिल गए कितने कितने टाइप के कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं इन फीचर्स, या सिंगल फीचर का कॉम्बिनेशंस, डबल फीचर के कॉम्बिनेशंस, ट्रिपल, 4 और 5 फीचर्स के कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ आपको सारे कॉम्बिनेशंस मिल गए। ये 31 कॉम्बिनेशंस जो हैं इनको हम
यूज करेंगे। तो जो ऊपर मैंने स्कोरिंग के लिए फंक्शन बनाया था उसी सबको वापस से कॉल किया, बट इंस्टेड ऑफ प्लॉटिंग यहाँ पे मैंने प्लॉट करने की बजाय उनको जित सारे स्कोर्स निकाल के डेटा फ्रेम में ऐड कर दिया है। तो ये जो लाइन है df.log, तो वो किसी भी गिवन इंडेक्स आप इस पे जो भी इंडेक्स पास करेंगे उस इंडेक्स के ऊपर आपको ये सारी वैल्यूज पास करेंगे। तो आई में हमारे फीचर्स हैं, किसी भी गिवन इटरेशन में फॉर लूप लगा के मैंने सारे फीचर्स की जो लिस्ट है उसको इटरेट कराया है। तो कितने फीचर्स हम किसी भी इटरेशन में यूज कर रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर, उसका प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, एयूसी स्कोर, F1 स्कोर और लॉग लॉस, तो इस सबको आपको डेटा फ्रेम में दे देगा। आप इसके थ्रू अलग अलग फीचर्स के कॉम्बिनेशन पे चेक कर सकते हैं कि आपके स्कोर कैसे आ रहे हैं। तो ये डेटा फ्रेम के फॉर्म में अरेंज हो जाता है। सिंपल मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है, उसमें अपनी एल्गोरिदम और दोनों ट्रेनिंग सेट और जो हमारा इनपुट एट्रीब्यूट्स का डेटा फ्रेम है वो, और टारगेट एट्रीब्यूट्स का डेटा फ्रेम है वो, दोनों पास कर दिया है। और ये हमें सारे 31 फीचर्स के लिए 31 कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स के लिए स्कोर्स मिल गए हैं। तो ऑब्वियसली आप इस डेटा फ्रेम में डेटा फ्रेम के जितने ऑपरेशन हैं, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम फॉर कॉलम, इस सब को लगा के आप निकाल सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट सूटेड फीचर्स कौन से हैं। इसमें आप अलग अलग फीचर्स के कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। तो वो बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम, आप पर्टिकुलरली किस टाइप की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको फीचर्स की लिस्ट इसमें डालनी पड़ेगी और आगे की प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी फीचर सिलेक्शन के लिए। सेम ने रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर के लिए भी किया है। और ये फाइनली एस्केलन मेट्राइसिस में स्कोरर्स होता है, जिसमें हमारे जो क्रॉस वैलिडेशन स्कोर है उसके लिए हमें जितने भी मेट्राइसेस चाहिए वो अवेलेबल है। तो अभी मैंने जो क्रॉस वैलिडेशन बताया उसमें आपको किसी भी तरह का स्कोर अगर चेक करना है गिवन मॉडल के लिए, तो आप इनमें से किसी भी स्कोर को यूज कर सकते हैं जो भी अवेलेबल हो, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। कंग्रेचुलेशंस अगेन सुमन, वेरी प्रोफेशनल वर्क, और सारा ओरिजिनल वर्क है जो मैं देख रहा हूँ, थैंक सारा यू सर। ओरिजिनल वर्क है और ये काफी प्रोफेशनल क्वालिटी का काम किया है आपने। तो काफी अच्छा काम है और कंग्रेचुलेशंस, आपने अच्छी मेहनत की है आपने। थैंक यू तो सर। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑन रख रहा हूँ। एनी क्वेश्चन? जागृति, शिवम, मिहिर? किसी को क्वेश्चन नहीं है? कोई बात नहीं। तो ये काम तो अच्छा है, आप घर जाके थोड़ा इसको फुर्सत में देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। एक बार में तो समझ में आता नहीं है कुछ भी। तो ये कोड अभी शेयर करेंगे सोमन, तो आप थोड़ा देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो कल इन्होंने सेम चीज जो है रिग्रेशन के लिए बताई थी, आज जो है क्लासिफिकेशन के लिए बताई थी। तो ये मॉडल इवेल्युएशन जो है अपन ने काफी रिग्रेशन काफी डिटेल में कवर कर लिया है, रिग्रेशन के लिए भी और क्लासिफिकेशन के लिए भी। तो मतलब इतना मेरा ख्याल है आपके प्रोफेशनल जॉब के लिए भी काफी है, मतलब इतना अगर आप कर लें, इससे ज्यादा का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मतलब अपन ने काफी, मतलब दो ही तरह के प्रॉब्लम होते हैं मेनली अपने, या तो रिग्रेशन होगा या क्लासिफिकेशन होगा मेनली, मतलब और भी तरह के हो सकते हैं पर मेन प्रॉब्लम दो ही तरह के हैं, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। तो ये दोनों ही हमने जो है अपने इसमें डिटेल में कवर कर लिया है। ठीक है, तो मैं इसी के साथ रिकॉर्डिंग जो है वो बंद कर रहा हूँ, और अगर